बिजनेस और पॉलिसी के गलियारों में पैनी नजर रखती है। लक्ष्मण रॉय, यतिन मोता, आलोक प्रियदर्शी, दीपाली नंदा और रोहन सिंह, इनके साथ मनीष देसाई भी। सबसे हम बात करेंगे और एक एक सेक्टर की पड़ताल करेंगे कि कहां क्या मिलने वाला है। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि चुनावी साल भी है और बजट तो बजट है, सभी लोगों की नजर होती है। फोकस क्या रहने वाला है इस बजट में? देखिए, इस बार का जो बजट है, अगर मोटे तौर पर कहें तो ये बजट का जो स्वरूप होगा वो पिछले बजट से बहुत अलग नहीं होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि पिछले बजट की अगली कड़ी के तौर पर इस बजट को आप देख सकते हैं। जो कदम रिफॉर्म के मोर्चे पर, जो कदम ग्रोथ के मोर्चे पर पिछले बजट में उठाए गए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री इस बजट में भी देखेंगे। लेकिन इस बजट की एक खासियत यह है इसकी टाइमिंग की। ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जहां पे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो आपको राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी यहाँ पे छाप दिखेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें, किसान पर खास फोकस किया जाता हुआ दिखेगा। नौकरी पेशा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देते हुए सरकार दिखेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पे नौकरी पेशा लोग ज्यादा हैं, उनको लुभाने की कोशिश यहाँ पर होती रहेगी। और साथ ही साथ गरीबों के लिए कुछ खास ऐलान होता हुआ इस बजट में देखेंगे। तो ये बजट ग्रोथ पर फोकस रहेगा, इन्वेस्टमेंट पर फोकस रहेगा, और कुछ हद तक सरकार यहाँ पे किसान, गरीब और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े ऐलान करती हुई दिखेगी। तो लक्ष्मण जी, लगे हाथ ये भी बता दीजिए, ये बड़े ऐलान किस तरीके के हो सकते हैं जिन किसान, गरीब और नौकरी पेशा लोगों की बात आप कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, किसानों की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा अटकलें इस बात की लगाई जा रही है कि जो सरकार ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे सम्मान निधि योजना के तहत, तो उसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है। यानी उसके दायरे में ज्यादा से ज्यादा किसान आए और उसमें जो 6,000 की रकम है उसमें बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। किसानों को एक दूसरा फायदा सरकार देने की कोशिश करेगी। जो फसल बीमा योजना है, जो हेल्थ सॉइल कार्ड होता है, उसके तहत सरकार उसका आवंटन बढ़ा सकती है। गरीब की बात करें तो वहां पे मनरेगा पर खास फोकस रहने वाला है। मनरेगा के तहत सरकार रकम बढ़ाएगी और मनरेगा का टारगेट बढ़ाएगी, ताकि गांव में, कस्बों में जो लोग बेरोजगार हैं उनको फोकस वहां पे किया जाए, उनको शामिल किया जाए। गरीबों के लिए जो किसान अन्य योजना, प्रधानमंत्री अन्य योजना शुरू की गई थी, वो मार्च में खत्म हो रही है, इसको आगे बढ़ाई जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार इनकम टैक्स में राहत देने की कोशिश करेगी, सीधे तौर पर उनके हाथ में पैसा जाए, और साथ ही साथ बाजार में मांग पैदा करेगी ताकि निजी क्षेत्रों में नौकरी पेशा लोगों को नौकरी के ज्यादा मौके मिल सके। हालांकि टैक्स मोर्चे पर क्या डिटेल राहत मिलेगी आपको, हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ ही रहे होंगे, वो आपको बताएंगे। जी, तो आलोक से जानेंगे कि टैक्स में क्या राहतें मिल सकती है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं, हमारे सहयोगी यतिन मोता हमसे जुड़े हुए हैं। मार्केट दिन रात ये लोग ट्रैक करते हैं और वहां से क्या उम्मीदें दिखाई देती है, क्या अंदाजे, क्या अनुमान मार्केट लगा रहा है, किन सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है यतिन? देखिए, इस साल के बजट की बात करें तो क्लियरली बूस्टर फॉर ग्रोथ की थीम पे सरकार काम कर रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ग्रोथ की और ज़रूरत है बाज़ार को और इन जनरल जॉब क्रिएशन के लिए। पिछले साल हमने स्टिमुलस पैकेजेस देखे, आरबीआई की तरफ से बड़े ऐलान देखे। इस साल क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी महंगाई दर काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ग्रोथ पे फोकस रहेगा और प्रोडक्टिविटी पे फोकस रहेगा। जहाँ तक कि सेक्टर्स का सवाल है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स को सरकार बखूबी और एडिशन दे सकती है पीएलआई स्कीम्स के ज़रिए। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सरकार ने ऑलरेडी ऐलान किए हैं, वहाँ आवंटन बढ़ सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, फार्मा, टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में आपको पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जो आवंटन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इन जनरल बात करें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे भी सरकार का इतना ही फोकस है, तो केमिकल्स जैसे सेक्टर्स और सोलार पैनल्स, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी फोकस रहेगा। दो सेक्टर्स जो स्टैंड आउट रहेंगे, जहाँ बाजार की खास नज़रें रहेंगी, वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन पे हमने देखा है कि काफ़ी सारे बयान उस मंत्रालय से आए हैं। तो आगे चलते हुए अगर हम देखें तो वहाँ भी आपको सरकार अपना आउटले बढ़ाती हुई दिखेगी। डिफेंस की भी अगर हम बात करें तो क्लियरली यहाँ एक फोकस रहा है सरकार का कि डिफेंस सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो या डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, तो वहाँ भी आप बड़े ऐलान की उम्मीदें कर सकते हैं।
तो यतिन, ये सेक्टर्स आपने बताया, ये बताइए कि थीम कौन सा पकड़े हम, और टैक्स के लिहाज से हाइलाइट्स क्या रह सकती हैं? देखिए, बजट की जहाँ तक की बात है सेक्टर्स को लेके और स्टॉक्स को लेके, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि यहाँ आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ और फोकस के हिसाब से सरकार का जो डायमेंशन है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने बहुत काम किया है, तो वहाँ आप आउटले बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम रोड स्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, तो यहाँ उम्मीदें ये हैं कि शायद सरकार आपको हाउसिंग लोन्स से लेके जो लोन्स आपको मिलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके दरों को थोड़ा और वाजिबी करे, वहाँ टैक्स इंसेंटिव लाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी उम्मीदें ये हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से प्लेस होते हुए दिखाई दें। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से लेके बीएल से लेके बीएल, इन सभी कंपनीज़ ने बड़े बड़े ऑर्डर्स अनाउंस किए हैं और यहाँ आगे चलते हुए जो गति है उसको तेज़ करने की सरकार की मुहिम रहेगी। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो यहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की योजना सरकार ने अनाउंस की है। आउटले जो है इस बजट में एक्सपेक्टेड है, तो आदित्य बिरला फैशन से लेके ट्राइडेंट, वेल्सपन इंडिया जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इन जनरल हमने देखा है कि टेक्सटाइल सेक्टर फोकस में रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जनरेट होती है। फूड प्रोसेसिंग और ऑटो पीएलआई, ये दो वो सेक्टर्स हैं जहां आपको पीएलआई आती हुई दिखाई देगी। सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि आपको फूड प्रोसेसिंग और ऑटो इंडस्ट्री के लिए पीएलआई के इंसेंटिव्स मिलेंगे और इसीलिए ये सेक्टर भी फोकस में रहेगा। तो मारुति, मदरसन सुमी, आईटीसी, एचयूएल जैसे शेयर्स फूड प्रोसेसिंग और ऑटो इंडस्ट्री से आपको फोकस डायर पर रखने हैं। क्लीन एनर्जी, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ आगे गतिमान है, अपने एमिशंस घटाएगा। तो एमिशन घटाने का मतलब ये है कि आपको जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन से लेके सोलार पैनल से लेके जो क्लीन एनर्जी के स्रोत हैं वहाँ किस हिसाब से सरकार टैक्स हॉलीडेज देती है, टैक्स इंसेंटिव देती है, ये भी देखने लायक चीज़ होगी। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके बैटरी मैन्युफैक्चरर से लेके क्लीन एनर्जी के जो प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ आपको फोकस आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टीवीएस मोटर्स, ग्रीव्स कॉटन जैसे कंपनीज पे खास फोकस रहेगा। इन जनरल हम बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी इस सरकार का फोकस रहा है और अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर आप पुश करें, रियल एस्टेट को पुश करें तो कहीं ना कहीं इससे आपकी जीडीपी में भी ग्रोथ का असर देखने को मिलता है क्योंकि सीमेंट और स्टील और अन्य कई सेक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पुश पे भी आपको काफ़ी सारा फोकस ये सरकार देते हुए दिखाई देगी। टैक्स की अगर हम बात करें तो उम्मीद ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स को और सिंप्लीफाई किया जाए, पर्सनल इनकम टैक्स को और सिंप्लीफाई किया जाए, जिसके कारण कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो पीएलआई स्कीम से लेके मेक इन इंडिया, क्लीन एनर्जी और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके जो रिन्यूएबल सेक्टर है, यहाँ खास सरकार फोकस दे सकती है इस साल के बजट में। जी, तो ये है मार्केट के नज़रिए से, शेयर बाज़ार के नज़रिए से बजट को समझने की कोशिश, और इनका जो फोकस है वो ख़ास तौर पर ये होता है कि बाज़ार में कहाँ लोगों का ध्यान होगा, किन शेयरों पे ध्यान होगा बजट से पहले। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी बात कर रहे थे तो टैक्स छूट की बात हो रही थी, इस बार क्या होगा इनकम टैक्स में। आलोक के पास चलते हैं। आलोक बताएं, इनकम टैक्स से क्या उम्मीद करें इस बार? देखिए, इनकम टैक्स का जो नॉर्मल स्लैब है, जो पुराना स्लैब है, उसमें कुछ एडिशनल इस बार अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, खास तौर से नौकरी पेशा के लिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जा रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो मौजूदा लिमिट 50,000 है उसको बढ़ाकर 60 या 70,000 तक किया जा सकता है, लेकिन मांग तो 1 लाख तक करने की है। लेकिन इसके साथ साथ होम बायर्स के लिए भी कुछ होम लोन के ब्याज पर छूट वगैरह इस तरह तरह की चीजें और मिल सकती है, लेकिन मोटा मोटी पुराने वाले टैक्स रिजीम में चेंज होने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन जो नया टैक्स रिजीम है 2020 के बजट में अनाउंस किया गया था, उसको लेकर इस बार जो आईटीआर फाइल्स हुए हैं उसमें कुछ खास दिलचस्पी लोगों ने दिखाई नहीं है। लिहाजा सरकार उस नए टैक्स रिजीम को रिव्यू कर रही है और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस नए टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई सारे उसमें कह सकते हैं कि अट्रैक्शन जोड़े जा सकते हैं। मैच के इसमें नए टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं था, कोई भी छूट आपको अलाउड नहीं थी, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कुछ छूट, जैसे होम लोन के ब्याज पर छूट, इसके अलावा जो मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट और इस तरह की कई सारी छूट, जैसे खासतौर से स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली छूट, ये तमाम चीजों को इस नए टैक्स रिजीम में भी जोड़ा जा सकता है। कुछ और भी, जैसे कि जो नौकरी पेशा होते हैं उनकी बिजनेस इनकम होती है,
उनको इस एक ही बार हमेशा उनको हर साल चूज करने का मौका नहीं होता है कि हम ओल्ड रेजिम में रहें या न्यू रेजिम में रहें, आम टैक्स पेयर की तरह उनको ये छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो एनआरआई को भी ये नए रेजिम में शामिल किया गया है, उनको हटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एटीजी के तहत जो डोनेशंस हैं, वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि नए टैक्स रेजिम को और आकर्षक बनाने के लिए की जा सकती हैं। पुराने वाले टैक्स रेजिम में बहुत ज्यादा फेरबदल की उम्मीद इस वक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि रेवेन्यू के इम्प्लीकेशंस को देखते हुए बहुत ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती, और जो टैक्स नेट है उसको देखते हुए कई तरह के बड़े बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। जी ठीक है, ये तो पर्सनल इनकम टैक्स की बात है आलोक, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर भी ये सरकार खास करके काफ़ी उदारता दिखाई है इसने पहले। इस बार क्या उम्मीद करें कंपनी इंडस्ट्रीज के लिहाज से टैक्स के मोर्चे पर? देखिए, उस साथ ही साथ जब नया टैक्स रेजिम आया था तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए सरकार ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव 15% के रेट से जो टैक्स था वो अनाउंस किया था, लेकिन उसमें एक साथ में शर्त लगा दी थी कि जो भी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो ये 15% वाले स्लैब में आएंगी, उनको अपना जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो 31 मार्च 2023 तक शुरू कर देना होगा। अब ये 2 साल कोरोना के रहे हैं, काफी मुश्किल हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए इस टारगेट को अचीव कर पाना। तो हमें उम्मीद है कि और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें 1 से 2 साल तक की राहत सरकार दे सकती है, यानी कि छूट दे सकती है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियों के लिए जो छूट है, जैसे कि जॉब वर्क और एंसेसरी वर्क जैसी चीजें अभी इसमें शामिल नहीं है इस 15% वाले स्लैब में, तो उस छूट को इसमें शामिल की जा सकती है। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बड़े कारपोरेट्स के लिए जो सरकार ने टैक्स रेट 25% तक घटा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो कि ज्यादातर एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत रजिस्टर्ड होता है, उनकी संख्या करीब 80% है। उनको अभी भी 30% वाले हाईएस्ट स्लैब, 30% प्लस सरचार्ज वाले स्लैब में रहना पड़ता है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जैसी बात है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, एमएसएमईज हैं, उनको भी इस स्लैब में यानी 25% के दायरे में उनके ऊपर कुछ बड़े टैक्स पर छूट का ऐलान किया जा सकता है। यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो नॉर्मल एमएसएमई के लिए टैक्स है, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स के तर्ज पर कमी की जा सकती है। इसके अलावा जो पीएलआई स्कीम सरकार लेकर आई है तमाम, उनके एलोकेशन को बढ़ाया जा सकता है। पीएलआई स्कीम पर सरकार की लगातार फोकस है और आगे भी रहने वाली है, लिहाजा इनके एलोकेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और कॉर्पोरेट टैक्स के मोर्चे पर ये बदलाव संभव है। जी, तो असल बात यह है कि हमारे जितने भी संवाददाता हैं उनके पास खबरों की एक लंबी कतार आप कह सकते हैं बजट को लेकर है, और वो बजट आने से पहले हम लगभग तमाम बातें बजट की कोशिश करते हैं कि आपको बता दें। तो चूंकि समय की कमी होती है इसलिए फटाफट हम चलते हैं। हमारे अगले जो हमारी संवाददाता है दीपाली नंदा, लगातार रेलवे कवर करती है। दीपाली, ये बताइए कि अब तो एक ही साथ आना है रेल बजट और बजट, तो रेलवे के लिए क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सूत्रों से जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है बजट के हिसाब से, वो ये कि इस बार वित्त मंत्री रेलवे के लिए बजट एलोकेशन में 25 से 30% तक की वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा 3 से 4 बड़ी घोषणाएं हैं जो इस बजट में हो सकती हैं। सबसे बड़ी घोषणा जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो प्राइवेट ट्रेनों की नीलामी को लेकर है। किस तरह से आगे इसका रोड मैप सरकार ने तैयार किया है, इस पर वित्त मंत्री बड़ी घोषणा बजट में कर सकती हैं। साथ ही साथ जो रेलवे की पीएसयूज हैं, जिसमें मुख्य तौर पर रेलटेल, आईआरसीटीसी, आरबीएनएल और इरकॉन शामिल हैं, इनके मर्जर को लेकर हरी झंडी दिख सकती है यहाँ पर वित्त मंत्री की तरफ से। और साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, उसके तहत नए रूट्स का अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं दिल्ली से हावड़ा बुलेट ट्रेन चलाने का भी जो ऐलान है इस बजट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए यात्रियों की सुरक्षा की, सेफ्टी की और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की, उसकी भी झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन, जिस पर इस वक्त रेलवे काफी बड़ा फोकस कर रही है, उसके लिए फंड को बढ़ाया जा सकता है। अगर पिछले बजट की बात करें तो 7,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया था, लेकिन इस बार इसे 10 से 11,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। तो ओवरऑल फोकस देखने को मिलेगा कि किस तरह से यात्री सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए और साथ ही साथ जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और जो रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आगे एक सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर ले जाया जा सके। ये पूरी झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। ठीक है।
चूंकि दीपाली आपसे बात हो रही है तो बहुत बनता है कि कोविड और हेल्थ ये दो ऐसे विषय हैं जिसको आप लगातार ट्रैक कर रही थी, तो इस बार बजट में क्या तस्वीर मिल रही है? तीसरी लहर की बात की जाए तो फिलहाल पूरा देश इससे उभर नहीं पाया है और ऐसे में सूत्र हमें बता रहे हैं वित्त मंत्री पूरी तरह से जोर देंगी किस तरह से कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जो देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे अत्याधुनिक बनाया जाए और साथ ही साथ अत्याधुनिक बनाने के आड़े में किसी भी तरह की वित्तीय किल्लत ना आए, इस लिहाज से 50% से ज्यादा तक का एलोकेशन बढ़ता हुआ यहाँ पर हमें हेल्थ सेक्टर के लिए दिखाई देगा। साथ ही जो पिछले साल वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट की थी कोविड-19 डेडिकेटेड फंड, जिसमें मुख्य तौर पर वैक्सीनेशन का एक्सपेंशन अच्छे तरीके से किया जाए, इसके लिए एक अच्छा खासा रकम अलॉट की गई थी, इसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे हर राज्य को लागू करना होता है, उनके आड़े में भी कोई वित्तीय आर्थिक सहायता संकट ना बने, इस लिहाज से एलोकेशन में 30% तक की वृद्धि इसमें भी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये आपने देखा कुछ प्राइम सेक्टर्स मार्केट के लिहाज से, आम आदमी के लिहाज से बजट का सेंट्रल फोकस क्या होगा इसके हिसाब से, लेकिन कुछ और सेक्टर्स है। रोहन बाकी है और मनीष हमारे साथ। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और बात करते हैं रोहन और मनीष से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट समाचार, बजट की तमाम खबरें बजट से पहले। और बिना वक्त गंवाए अब चलते हैं, हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ है। रोहन, बताइए हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में किन तरीके के अनाउंसमेंट्स की हम उम्मीद करें? जी, सबसे पहले मैं हाउसिंग का आपको बताना चाहूंगा कि हाउसिंग में होम बायर्स के लिए टैक्स के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। खासतौर पे होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों में ही छूट मिल सकती है। डिडक्शन की अगर हम बात करें तो जो इंटरेस्ट है उसके डिडक्शन पर की जो लिमिट है वो 2 लाख से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल को एटीसी में रखा गया, या तो एटीसी के तहत ही उसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा या फिर एक अलग कैटेगरी क्रिएट की जाएगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग की जो कैपिंग है वो 45 लाख की है अभी तक, उसको बढ़ाने पर विचार हो रहा है, यानी कि जो बड़े घर है वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर ला सकती है सरकार, इस पर विचार हो रहा है। पिछले बजट में मॉडल टेनेंसी एक्ट की घोषणा की गई थी रेंटल इनकम के लिए, लेकिन उसका बहुत अच्छा अब तक का रिस्पांस नहीं रहा, तो उसमें सरकार इस बार कुछ और टैक्स इंसेंटिव ला सकती है। डेवलपर की बात करें तो कोरोना की वजह से रियल एस्टेट का डेवलपमेंट काफी प्रभावित हुआ है, तो उसको अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो घर बनाने की जो मियाद है उसको 5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने पर भी विचार हो सकता है इस बजट में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस बार का बजट सब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा आउटले हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खासतौर पे हाईवे सेक्टर में। पिछली बार 18 लाख करोड़ का जो है कुल मिलाकर उसका आवंटन किया गया था। इस बार इसे बढ़ाकर 1.8 करोड़ किया जाता है, यानी कि 30% की हाइक हो सकती है। इसके अलावा जो डेली रोड कंस्ट्रक्शन है उसको वो 50 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से किया जा सकता है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है उसमें कई सारी घोषणा की जा सकती है, खासतौर पर जो चुनावी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों में आपको नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा मिल सकती है। जी, बहुत अच्छा। तो अब मनीष हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं और मनीष की खबर ये कहती है कि गिफ्ट सिटी के लिए भी इस बार कुछ खास अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। मनीष, आपके सूत्रों की क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, गिफ्ट सिटी नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इतने वर्षों से कुछ न कुछ अनाउंसमेंट हमने देखी है गिफ्ट सिटी को लेके, और इस वर्ष भी पूरी संभावना है कि कोई बड़ी खबर या बड़ी घोषणा गिफ्ट सिटी को लेके हो सकती है। गिफ्ट सिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक गिफ्ट सिटी रेगुलर जो चल रहा है वहां पर रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आने के लिए जो बिल्डर्स है वो लाने के लिए उत्सुक है। ऐसे बिल्डर्स को या वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को कोई टैक्स रियायत मिल सकती है। इसके अलावा IFSC जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज का SEZ बनाया गया है गिफ्ट सिटी में, वहां पर जो एयरक्राफ्ट लीजिंग का बिजनेस है
उसको बढ़ावा देने के लिए बड़ी छूट मिल सकती है, ताकि एयरक्राफ्ट लीज करने वाली कंपनियां ज्यादा से ज्यादा यहां गिफ्ट सिटी में आए। और ये एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी फायदे की खबर होगी, क्योंकि इसके कारण जो आम आदमी को किराया है वो सस्ता हो सकता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसके मुताबिक इंडियन बुलियन एक्सचेंज जो है जल्द ही शुरू होने वाला है, और वहां पर आने वाली कंपनीज या रिफाइनरीज जो भी गोल्ड प्योरिफिकेशन के लिए आएगी, उनके लिए भी कुछ छूट की घोषणा हो सकती है। और सबसे अहम बात यह होगी कि गिफ्ट सिटी में जो बैंक या फाइनेंस से जुड़ी संस्थाएं हैं वो आना चाहती है। कई बाहर की कंपनियां यहां पर आ चुकी है, कई बैंक्स बाहर के आ चुके हैं, लेकिन और यहां पर बैंक्स आए विदेश से, इसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई छूट हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका और हमारे तमाम संवाददाताओं का। पूरी टीम के लिए हम इजाजत चाहेंगे, लेकिन आपको जाते जाते ये जरूर कहेंगे कि बजट तक साथ मत छोड़िए CNBC आवाज का, यहीं मिलेगी आपको तमाम बजट से जुड़ी खबरें बजट से पहले। नमस्कार।